नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए भूगोल के कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि इस सीरीज़ के तहत जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो आराम से आपका प्री निकल सकता है। और जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उसके अगले दिन मैं वीडियो बनाकर आपको बता भी दूंगा कि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है जी। तो आप इन चीज़ों को सीरियसली लीजिए, इससे आपका समय भी बचेगा, आप फोकस्ड होकर तैयारी भी करेंगे, ज़्यादा तनाव भी नहीं होगा और प्री भी निकल जाएगा। ठीक। इसके पहले जो विषय कवर किए जा चुके हैं टॉपिक के तौर पर, देखिए सीरीज़ चल रही है जो टॉप 500 की ना, उसमें नोट भी आपको दी जा रही है, मिल चुकी होगी आपको, और नहीं मिली है तो आप नीचे जाएंगे कमेंट बॉक्स में तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो नोट भी है और इसकी फुल वीडियो भी आ रही हैं, तो इस रूप में भी हम कवर कर रहे हैं। बाकी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं ये उस सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ, और टॉपिक्स को कैसे तैयार करना है, कहाँ फोकस करना है, वो बता रहा हूँ, ताकि आप जब पहली बार पढ़ने जाएं तो आपको पता हो कि किस पर ध्यान देना है। जब दूसरी बार आपने पढ़ के इस वीडियो को देखा है तब आपको समझ में आए कि कहाँ पे फोकस करना था जो आपसे छूट गया है। और तीसरी बार जब आप देखें तो आप बिना किताब बिना नोट को खोले सिर्फ वीडियो में जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ अपना दिमाग दौड़ाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से याद किया हुआ है। बस सुनते गए, ध्यान वहाँ जाता गया, रिवीजन होता गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, भूगोल की बात करते हैं। ये करंट अफेयर में था, दिबांग जल विद्युत परियोजना, बस थोड़ा सा देख लेना है। राज्य देख लीजिए, किस नदी पे बनाई गई है परियोजना, इतना देख लीजिए। थोड़ा सा मकसद इसका देख लेंगे, पता चल जाएगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन उतना फैक्ट इसमें नहीं मिलेगा आपको। बस इतना जान लीजिए कि जो भारतीय मानसून है उस पर जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभाव डाल रहा है। अब ये जानने के लिए आपको मानसून को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने बात की है आपसे। ठीक है, फुल वीडियो आएगी तो उसमें भी आपको मिलेगा। तो भारतीय मानसून कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, कैसे भारत में एंट्री होती है, कैसे वापसी होती है, इस पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर हो रहा है, थोड़ा सा आप जान लेंगे तो समझ में आ जाएंगी बहुत सारी बातें। और मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, या फिर ऑफिसर बनने के बाद कई सारी योजनाओं को लागू करने के लिए ये टॉपिक समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और आगे आप देखेंगे आने वाले समय में जब आप अधिकारी होंगे तो आपकी योजनाओं पर, आपके काम पर जलवायु परिवर्तन का ठीक ठाक असर होगा। यानी कि इसको ध्यान में रख के हमें बहुत सारी चीज़ें भविष्य में करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रमुख जलवायु प्रदेश। ये टॉपिक मैंने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया है। मेरे ख्याल से आगे मैंने इस बात की है कि नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आज टॉपिक आया तो बता देता हूँ कि जब आप दुनिया की अलग अलग दुनिया के अलग अलग जलवायु प्रदेशों को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे बारिश कैसी होती है, मौसम कैसा है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ आपको जोड़ के देखनी पड़ेगी, तब सही मायने में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। वो क्या है? वो है वनस्पतियाँ। किसी खास तरह की जलवायु में किसी खास तरह की वनस्पतियाँ उगती हैं, सिंपल सी बात है। इन दोनों को साथ में रख के तैयार करिए, आप देखेंगे कि हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, खास तौर से वनस्पतियों से। इसमें मैंने बहुत ज़ोर दिया है और इसको मैंने पढ़ाया भी है आपको। ठीक है जी, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिए और वनस्पतियों की जलवायु की बस विशेषता देखते जाइए। जैसे मान लीजिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या खासियत है? सिंपल, थोड़ा सा बेसिक। भूमध्य रेखीय जलवायु या मानसूनी जलवायु या चीन तुल्य जलवायु, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है। उसमें से मैं सीधा सीधा बता देता हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। एक जलवायु के प्रकार कई सारे हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पे आप रखेंगे भूमध्य रेखीय, इक्वेटोरियल। जो इक्वेटर होता है ना, ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये 0 डिग्री, इसके आसपास की जो जलवायु है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस प्रकार की जलवायु से क्वेश्चन आता है। दूसरा जो है भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन जलवायु। ठीक है, उसकी क्या खास बात है, वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आप मानसूनी जलवायु को रख सकते हैं, लेकिन मानसून को अलग से पढ़ते हैं तो इसको साइड में रख दीजिए। और तीसरे नंबर पे सवाना टाइप की जलवायु को आप रख लीजिए। ठीक, इसके बाद जो है मरुस्थल। मरुस्थल तो अपने आप में एक टॉपिक है अलग से, तो मरुस्थलीय जलवायु को आपको थोड़ा सा वैसे भी समझना है, मरुस्थलीकरण को समझना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी आप जो है थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिए, चक्रवात यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है भूगोल में। चक्रवात का जो फिनोमिना है उसका जो बेसिक है
उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक इसका फैक्चुअल वो है, क्या कहते हैं, एस्पेक्ट है, जहाँ से पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अ, आपने पढ़ा होगा कि बंगाल की खाड़ी में इसको चक्रवात बोल देते हैं, कहीं पे आएगा तो टर्नेडो बोल देंगे, कहीं विली विलीज बोल देते हैं, कहीं बगीज बोल देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ पे चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जब यूपीएससी की बात आती है तो थोड़ा सा मामला बदल जाता है। आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, बहुत बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको कवर किया है, इसकी नोट भी आपको मिली हुई है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। जैसे ही आप इन दोनों का डिवीज़न करेंगे, आप इनकी विशेषताओं की तुलना करना शुरू करिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किधर से किधर की ओर बढ़ता है, शीतोष्ण किधर से किधर बढ़ता है, इनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा समझनी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ तक मेरा ध्यान है 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था प्री में चक्रवात से, और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर क्वेश्चन था। ठीक है, और किस तरफ से किधर जाता है चक्रवात, हवा को लेकर के, इस साइड का जो है, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ था, उसकी गति को लेकर के जो विशेषताएं संबंधित हैं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि हाँ क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चक्रवात को आप इस रूप में देखेंगे, इसकी विशेषताओं को। कोरियालिस बल को आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसी बहाने कि कोरियालिस बल कैसे काम करता है, किस चक्रवात की गति उत्तरी गोलार्ध में किस रूप में होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है। बस यही बेसिक बातें हैं, इतना जान लिए टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूपीएससी पूछेगी, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। 2022 में शायद, हाँ 2022 में एक रॉक वो वाला था ना, कोई क्या रॉक टेक्नोलॉजी, देखिए उसका शब्द एग्जैक्टली नहीं आ रहा, प्रवाल भित्ति, बायो रॉक तकनीक पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो प्रवाल भित्ति अभी क्या है ना, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सागर का तल जो है ऊपर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उससे प्रवालों को दिक्कत हो रही है। प्रवाल समुद्री पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेंस के साथ साथ ये प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तो क्वेश्चन मैंने बताया इस तरह से आ सकता है कि प्रवालों को सुरक्षित रखने के लिए इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा कि प्रवाल क्या होते हैं, इनकी महत्ता क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और किन परिस्थितियों में प्रवाल के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्रवाल स्वच्छ जल में जिंदा रह सकता है कि जो एक तरह से कहें कि ऐसा जल जिसमें धूल कण वगैरह लवणता ज़्यादा है उसमें जिंदा रह सकता है, आप बताइए। ये प्रवाल जो है गर्म जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, ऐसे ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे कि इधर जहाँ बर्फ़ वगैरह है, जहाँ ज़्यादा ठंडी है वहाँ पे। तो इस तरह से विशेषताओं को थोड़ा आप समझ लीजिए, तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से फंस सकता है। इसके बाद से भारत में वनस्पतियाँ, ये तो यूपीएससी का एक तरह से लगता है ना कि कुछ चीज़ें फिक्स हैं, हर साल आना ही आना है, उसी में से एक ये वनस्पतियाँ। भारत में वन और वनस्पतियाँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा, विश्व के लेवल पे भी लेके जाइएगा। जो मैं बात कर रहा था ना, अलग से करने की ज़रूरत नहीं, जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन भारत में थोड़ा विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा कि उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, उनमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं। एग्जाम जैसे रोजवुड अगर मैं आप नाम लेता हूँ, चंदन नाम ले लूँ, और हाल ही में एक क्वेश्चन आया था सहजन पर ठीक है, तो ये किस प्रकार की वनस्पतियों के तहत रखे जाएंगे, थोड़ा सा आप देख लेंगे, थोड़ी सी विशेषताएं देख लेंगे। हर साल क्वेश्चंस आए हैं, इस साल 2023 में भी क्वेश्चंस आएंगे, देख लीजिएगा। तो वनों को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए, भारत और विश्व के, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। विशेषताएं देखना है, विस्तार देखना है, कहाँ पे किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, क्या खासियत है, बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में आपको क्या देखना है कि सिंपल है, इसमें ज़्यादा वो नहीं करना, मतलब एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पे है, खासतौर से दुनिया की जो सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी एक ये है कि आप बेसिक समझिए कि जो ज्वालामुखी होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है।
ठीक है। और उत्पत्ति के दौरान जो लावा निकल के बहता है, इस लावा की क्या खासियत होती है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लावा दो प्रकार का है, एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। इनकी विशेषताएं देखिए, अम्लीय लावा होगा तो ये जो एक तरह से गुंबद जैसा बनेगा, ठीक है, कौन बनेगा, वो किस तरह का बनेगा। अगर क्षारीय लावा है तो किस तरह का बनेगा। ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, उन पदार्थों को आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हो गई। बाकी जिनका ऑप्शनल है वो थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में कि इससे किस किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी देख लेना चाहिए। जैसे काल्डेरा से कभी जोड़ के देखा जा सकता है, कुछ और चीज़ें बनती हैं, तो थोड़ा सा आप भी नज़र दौड़ा सकते हैं। बाकी इसमें जो है ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन, हालांकि इकलौता ज्वालामुखी टॉपिक नहीं है, भूकंप से भी जोड़ के रिंग ऑफ फायर से क्वेश्चन आ सकता है, मेरे ख्याल से आगे है, मैं कवर करूँगा। तो ज्वालामुखी को आप ऐसे देखिए, हाँ भूकंप, भूकंप से तो इस बार क्वेश्चन आने की संभावना और बढ़ गई है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और थोड़ा बहुत भी आप करंट अफेयर से संबंधित होंगे, थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि दुनिया के किस हिस्से में इस समय भूकंप आया है। जो हो सकता है कि जिस समय आप वीडियो को देख रहे हों उस समय से काफ़ी पहले भूकंप आया था, कई दिन पहले आ गया हो, लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहेगी क्योंकि छोटा मोटा भूकंप नहीं आया, ठीक है ना। तो भूकंप से क्वेश्चन इस बार प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। बात यह है कि क्वेश्चन बनते कहाँ से, भूकंप में कितने सेक्शंस, कितने पक्ष हैं भूकंप के। पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि भूकंपीय तरंगों पर क्वेश्चन आ सकता है। एक तो यह है कि भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जिस बिंदु से उत्पत्ति हुई इसको क्या कहते हैं, एक फैक्ट है। जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तरंग पहुँचेगी इसको क्या कहते हैं, ठीक है। एपी सेंटर, आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ पे है। इसके अलावा तरंगों की बात करते हैं, आपको पता है पी, एस और एल तरंगें होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, और इसके बाद से आप लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं, सरफेस। अच्छा हाँ, ये ऊपर आती है लॉन्गिट्यूडनल, लास्ट में आती है। तो तरंगों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाकी भूकंप को मापने के कौन कौन से तरीके हमने ईजाद किए हैं, जो मशीन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर बहुत डिटेल में जाना चाहें, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि संभावना कम है, लेकिन एक बार देख सकते हैं कि भारत में जोन बनाए गए हैं, भूकंप जोन कितने हैं। कुछ ऐसे हैं क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है, सबसे अधिक खतरा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ न के बराबर संभावना है, जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है हमारा। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद से जो अगला टॉपिक है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में थोड़ा सा बस इतना जानना है। जैसे मान लीजिए मैं एक नक्शा बना देता हूँ, देखो ये ऐसे करके इधर से हवा आई, इधर कहीं बर्फ़बारी होती है, कहीं बारिश होती है। तो इस पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कैसे होती है, पहली बात, भारत में किस रूप में कहाँ पे ये घटना घटती है, किन राज्यों में वर्षा होती है, कब होती है, और उस दौरान भारत का मौसम कैसा होता है, इसकी क्या खासियत है, बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद से रिंग ऑफ फायर, जिसकी बात मैं कर रहा था, रिंग ऑफ फायर कहाँ है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ, इसकी क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा आप जान लेंगे, प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ के देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद से देखिए, ये जो है कई लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है। देखिए इसका फुल फॉर्म है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब इसको आप बस इतना ही समझ लीजिए कि ये है क्या। ये जो सर्कुलेशन है ये कहाँ पे होता है, पानी में कि हवा में, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें होता है ये फिनोमेना किस तरह का है, और तीसरी बात ये है कि इसका असर क्या होता है। बस 3 बातें आप जान लीजिए, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपके लिए हो सकता है कि बिल्कुल नया शब्द हो, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर से दोहरा दूँ, यह क्या है, कहाँ की ये फिनोमेना है, किस रूप में होती है, इसका क्या प्रभाव है, बस इतना ही देखना है। इसके बाद से थोड़ा सा अंटार्कटिक महासागर के बारे में आप जान लीजिए, इसकी विशेषताओं के बारे में जान लीजिए, और कुछ फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, उसको तैयार कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये एक अथॉरिटी है, ठीक है, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये पार्टी नहीं अथॉरिटी, ठीक है। तो इसके बारे में, इस अथॉरिटी के बारे में आप जान लीजिए, इसकी स्थापना और इसका उद्देश्य देख लीजिए, बस इतना ही जानना है। ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक को हर तरह से तैयार किया जाए, हर एंगल से, जो मेन एंगल है उसको पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा।
इसके बाद से गेटवे ऑफ हेल क्या है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है आपको। पहली बात, इसकी जगह आप देखिए कि कहाँ की बात हो रही है, कहाँ पे है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, और यह क्यों चर्चा में था वो तो वैसे भी आप पता चल कर लेंगे, ठीक। तो ये कहाँ पे है, इसकी क्या विशेषता है, ये क्या है, इतना जान लेंगे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि कई बार यूपीएससी ऐसे भी पूछ लेती है, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिए गेटवे ऑफ हेल और पूछ ले कि यह क्या है, किससे संबंधित है, तो इसका थोड़ा बहुत बेसिक जाने रहेंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या है। कर्नाटक में लौह अयस्क खनन को लेकर के मामला था, विवाद हुआ था, तो इसी बहाने आपको ये जानना है कि भारत में लौह अयस्क की खानें कहाँ कहाँ हैं, और लौह अयस्क के बारे में थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि पहली बात ये कि भारत में जितने भी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उनमें से कौन सी चट्टान ऐसी है जिसमें लौह अयस्क पाया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये जान लीजिए कि भारत में लौह अयस्क की खदानें कहाँ कहाँ हैं, और तीसरा बस इतना जान लीजिए कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, बस इतने 3 बातें जान लिए आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। बाकी ये तो बस एक रेफरेंस था कि हाँ चर्चा में था। केज कल्चर क्या है, बस आपको इतना जानना है कि केज कल्चर किसे कहते हैं, टॉपिक तैयार हो जाएगा। बेसिक सिंपल इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे टर्म्स को लेके ऐसे ही पूछती है। केज कल्चर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, या फिर केज कल्चर क्या है, या केज कल्चर के बारे में कौन सा कथन सर्वोत्तम व्याख्या कर रहा है, बस यही। तो थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या है, तैयारी हो गई। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में मैंने आपको नोट दी है, इसके बारे में बताया है, थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे देखना है। एक लेयर ये है कि आप जैसे मान लीजिए, जैसे मैं फिर से बना देता हूँ, इधर से कुछ ऐसे करके नदियों का विभाजन है ऐसे करके कि हिमालयी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो हिमालयी नदियों की क्या विशेषताएं हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषताएं हैं, पहले लेयर पे आप ये देखेंगे। दूसरी बात ये आएगी कि आप देखेंगे कुछ नदी तंत्र हैं प्रमुख, जैसे सिंधु नदी तंत्र है, गंगा का अपना एक सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र का है, साउथ में आप नर्मदा का देखिए, कृष्णा की देखिए, गोदावरी, ऐसे। तो इन नदियों के बारे में, जो मेन में नदियाँ हैं, इनके तंत्रों के बारे में थोड़ा सा जानिए, इनकी सहायक नदियों को थोड़ा सा देख लीजिए। और एक चीज़ और है जो कि मेरे ख्याल से 2021 में ही पूछा था यूपीएससी ने, कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बह रही हैं, कौन पूर्व की ओर बह रही हैं, इनको बस थोड़ा सा देख लीजिए, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और जो डायमेंशंस मैंने बताए हैं बस इतना ही आपको पता है, काम चल जाएगा। सहायक नदियों पर यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेती है, तो आप सहायक नदियों को याद कर लीजिएगा। बाकी पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो वैसे आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ पीसीएस में। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था, मेरे ख्याल से तीन तीन साल हुए, 3-4 साल के अंदर ही शायद पूछा था, कि इतिहास से जोड़ के किसी नदी को लेकर, तुंगभद्रा शायद, उस नदी के आसपास किसी शहर को लेकर पूछ लिया था हिस्ट्री में, विजयनगर से जोड़ के शायद। तो यूपीएससी भी पूछती है, वैसे भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल जब भूगोल के तहत आप पढ़ रहे हैं तो सहायक नदियों तक ही सीमित रहिए तो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। विश्व की प्रमुख नदियाँ, तो प्रमुख मतलब प्रमुख ही होता है, वैसे तो हज़ारों लाखों नदियाँ हैं। जैसे अफ्रीका में आप जाएंगे 3-4 नदियाँ हैं, दक्षिण अमेरिका में जाएंगे 3-4 नदियाँ हैं, उत्तरी अमेरिका में 2-3 नदियाँ हैं, यूरोप में जाएंगे 4-5 नदियाँ हैं, ठीक है ना। इस तरह से भारत का तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो इस तरह से बस जो मेन में नदियाँ हैं, नील नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अमेजन के बारे में पढ़ लीजिए, हडसन नदी के बारे में, वोल्गा नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा, कहाँ से उत्पत्ति होती है और कहाँ पे जाके गिरती है, कुछ देश से जाती है, बस इतना थोड़ा सा फैक्चुअल है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, मिलान करने के लिए कौन सी नदी कहाँ जाके गिरती है। मैं जानबूझ के कभी कभी याद दिलाता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त जिन्होंने नहीं जाना है पैटर्न को, उनको बहकाया गया खूब ढेर सारा करके, मतलब खिचड़ी बना के, तो सीधे कहते हैं कि आप ये जो बातें कह रहे हैं सब यूपीएससी पूछती भी है कि बस ऐसे ही कह रहे हैं अपने मन से, तो बताना पड़ता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब वो भी लेटेस्ट, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। सिंधु जल संधि चर्चा में है, आपको बस इतना जानना है कि यह जल संधि कब हुई, किन देशों के बीच हुई, आपको पता ही होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद से पूर्वी और पश्चिमी नदियों को लेकर के, या मोटे तौर पे ये कहें कि किन नदियों पे भारत का अधिकार दिया गया, किन नदियों पे पाकिस्तान का अधिकार दिया, बस ये देख लेंगे तो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। बाकी बेसिक बातें आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। हाँ, एल नीनो और ला नीनो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे
भारतीय मानसून पर जलवायु के असर की। तो इनका भी कनेक्शन है जलवायु से, और जलवायु से कनेक्शन छोड़ भी दें तो अपने आप में ये दो फिनोमिना है जिनका असर भारतीय जलवायु पे होता है। तो एल नीनो क्या है, किस तरह की घटना है, ला नीना क्या है, किस तरह की घटना है, इनका असर भारतीय मानसून पर कैसे पड़ता है, बस इतना जान लीजिए, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आप एल नीनो के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र पे, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पे इनका क्या असर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिट्टी, भारत की मिट्टी, भारत की मृदा, इस पे मैं काफ़ी जोर दूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। और 3 मिट्टियाँ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले नंबर पे है काली मिट्टी। मिट्टियों से जितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन काली मिट्टी से आए हैं। काली मिट्टी की विशेषताएं, उसका लोकेशन, किस तरह की मतलब किस मामले में प्रचुर है, किस तरह से उत्पत्ति हुई है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद से दूसरे नंबर पे लेटराइट मिट्टी, दूसरे नंबर पे लेटराइट मिट्टी। इसके बाद से थोड़ा सा आप जो है जलोढ़ मृदा के बारे में जान लीजिए, लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, और इसमें किस तरह की खेती की जा सकती है, ये सारी बातें थोड़ा सा देखेंगे। वर्गीकरण तो पूरा देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ना है, लेकिन इन तीनों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो आपको बस मोटे अनाजों पर फोकस करना है। भारत में मोटे अनाजों की क्या स्थिति है, किस तरह की परिस्थितियों में मोटे अनाज उग सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी ने पूछ दिया कि मोटे अनाजों को उगाने के क्या फ़ायदे हैं, और 4 ऑप्शंस दे दिए गए, उसके बाद एक कोड बना दिया कि आप बताइए क्या फ़ायदे हैं। तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि मोटे अनाज क्या हैं। और हाँ, एक तथ्य भी, जैसे मान लीजिए कि स्टेटमेंट में दे दे कि कोई कोई फसल है और उसको कहे कि ये मोटे अनाज के तहत शामिल किया जाता है, आपको पता ही नहीं है कि उसमें आता है कि नहीं। तो ये लिस्ट आपके पास एक छोटी सी, मेरे ख्याल से 5 6 7 फसलें हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी मोटे अनाजों की क्या विशेषता है, भारत में उत्पादन की क्या स्थिति है, किस राज्य में मोटे अनाज की, जैसे जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में इस तरह की फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्यों को लेकर फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बस इतना देख लेंगे, टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद से रबड़ पे मैंने बात की है। रबड़ 2-3 तरीके से, पहले तो एक फसल के तौर पे रबड़ की खेती कैसे की जाती है, बागवानी फसल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, और क्या परिस्थितियाँ होती हैं इसके लिए, बाकी इसकी क्या विशेषताएं हैं अपने आप में, और उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत की क्या हैसियत है। भारत में राज्यों को आप पहले दूसरे नंबर पर रख के देख लेंगे, दुनिया में क्या स्थिति है, बस इतना। कुछ फैक्ट्स इसके ज़रूरी हैं, उनको आप देख लेंगे। बाकी आर्कटिक प्रवर्धन की घटना क्या है, ठीक है, इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आर्कटिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, यह क्या फिनोमिना है। इसे आप समझ लेंगे तो इसी के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, आप आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए, लद्दाख में भूतापी ऊर्जा की बात हो रही थी, करंट अफेयर में ये बात थी, तो इसी बहाने आप देखिए कि भूतापी ऊर्जा होती क्या है। सबसे पहली बात, भूतापी ऊर्जा किसे कहते हैं, कैसे हम इससे एनर्जी का लाभ लेते हैं। दूसरी बात ये देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे इसके संयंत्र लगाए गए हैं, बाकायदा लोग, जैसे आप परमाणु ऊर्जा के लिए पढ़ते हैं ना, वैसे भी थोड़ा सा आप देखेंगे। खासतौर से हिमालयी राज्य ही तो है, जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसे करके, तो आप उतना देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि एक बार सागरीय ऊर्जा 2020 में ही प्री में पूछा था यूपीएससी ने कि सागरीय जो तापमान है समुद्री सतह का, उससे हम एनर्जी में बदलने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए, तो लद्दाख ये हो गया। महाद्वीपों के निर्माण पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है ये कि सबसे पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए वैगनर का सिद्धांत, कैसे महाद्वीप बने, और सबसे ज़्यादा ध्यान दे दीजिए आप प्लेट टेक्टोनिक पे। प्लेट टेक्टोनिक मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना ही है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसमें अगर प्री के नज़रिए से देखा जाए तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहली बात कि अलग अलग तरह की प्लेटों की विशेषताएं क्या होती हैं, और प्लेटों की जो गतियां होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, या फिर रगड़ते हुए इधर उधर निकल गए, तो इनको क्या कहते हैं, इससे क्या स्थितियां बनती हैं, क्या रिजल्ट आता है धरती की सतह पर, उसे आप देखेंगे। बाकी एक तथ्य आप याद कर लीजिएगा कि
पृथ्वी की सतह पे, यानी कि आप क्रस्ट में देखें तो कितने छोटे प्लेट्स हैं, कितनी बड़ी प्लेट्स हैं। छोटे प्लेट्स पे क्वेश्चन आया है तो आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि बड़ी प्लेट को आप छोटी मान रहे हैं, छोटी को बड़ी मान रहे हैं, और यूपीएससी ने दे दिया कूट बना के तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस इतना ही देखना है और कुछ खास नहीं है इसमें। सूखा सहिष्णु फसल, ये एक करंट अफेयर का टॉपिक है। इस पे आपको बस इतना जानना है कि इस पे अभी हाल फिलहाल में क्या रिसर्च हो रही है, क्या कुछ नया आया है। थोड़ा सा करंट में आपको खोजना पड़ेगा कि सूखा को सहने के लिए कुछ फसलों के विकास की बात हो रही है, कौन सी फसलें ऐसी हों, क्योंकि आने वाले समय में देखिए वैसे भी पानी की कमी होती जा रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें उपाय तो खोजने पड़ेंगे। तो खेती में भी हमें ऐसी फसलों को भी ईजाद करने की ज़रूरत है जो कम पानी में या सूखे की स्थिति में भी ठीक ठाक उत्पादन करके दें, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद से उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र इम्पॉर्टेंट है। आप जब ओजोन छिद्र के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता होगा कि अरे हम तो पहले साउथ पोल के ऊपर वहाँ देखे थे वायुमंडल में कि ओजोन छिद्र हो रहा है, और पता चला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी हो रहा है। तो इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, ये अभी सिर्फ ये पूरे टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। बाकी ओजोन छिद्र पे अलग से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, अभी 3 लेयर हैं, दूसरे पे पहुँचे हैं। ओजोन छिद्र क्या है, इसका असर क्या होता है वहाँ से जब कोई छिद्र हो गया, छिद्र आप समझ रहे हैं ना, आप तो फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो समझ ही रहे हैं कि ओजोन छिद्र का क्या मतलब है। ठीक है, तो वहाँ से जो सूर्य की किरणें धरती पे आएंगी उसका क्या असर होगा धरती के जीवों पर, पेड़ पौधों पर, इंसानों पर, जो सैटेलाइट्स हमने आसमान में भेज रखे हैं उन पर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो तीसरा लेयर है वो है कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए हमने अब तक क्या प्रयास किए हैं। इस पे एक टॉपिक है, उसको मैंने इन्वायरमेंट में रखा है, अब तक आपने देख लिया होगा, वीडियो आ गई है तो आपको पता होगा। तो उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसे भी आप देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीप सी माइनिंग, आपको बस इतना समझना है कि डीप सी माइनिंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। और सरकार ने डीप ओशन मिशन चलाया, काफ़ी मिलता जुलता नाम है, तो उसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि डीप ओशन मिशन क्या है, इसी बहाने उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विश्व जनसंख्या संभावना है, ये फैक्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा बस देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये देखना है कि किस तरह की संभावनाएं दिखाई गई हैं कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में दुनिया की जनसंख्या कैसी हो सकती है, और ख़ास तौर से भारत की जनसंख्या के बारे में क्या कहा गया। बस कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि देखिए अभी हमारा जनगणना वाला मामला अभी लेट चल रहा है, अभी 2021 में होना था, कोरोना की वजह से हुआ नहीं अभी तक, पता नहीं कब तक फाइनल होगा। तो जनसंख्या एक टॉपिक बना हुआ है। बाकी छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं। विश्व के प्रमुख मैदानों को आप देख लेंगे, जिसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय, एक उष्णकटिबंधीय। जैसे आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करूँ, पम्पास हुआ, वेल्ड है, इस तरह के घास के मैदान हैं दुनिया में, इनको बस देखना है इनका लोकेशन कहाँ पे है, किस देश में है, और ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्ण है। ठीक है, बाकी उनकी कुछ थोड़ी सी विशेषताएं, जैसे सवाना है, सवाना के बारे में थोड़ा सा जान लिए। ठीक, थोड़ी सी विशेषता जान लेंगे आपका काम हो जाएगा। बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। प्रमुख मरुस्थलों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, मेन सारे नहीं। उसके बाद से प्रमुख झीलों के बारे में जान लीजिए। अब झीलों में क्या देखना है, कौन सी झील कहाँ लोकेटेड है, उसकी कोई खास विशेषता है तो वो देख लीजिए। भारत की प्रमुख झीलें बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 तरह से देखिएगा, आप चाहें तो 3 बना सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जो मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें प्लस राज्य के साथ। दूसरी कैटेगरी वो है जो लवण झीलें हैं, नमकीन पानी। ठीक है, और तीसरा मानव निर्मित झीलें। 2018 में शायद क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित है। इसके पहले भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद से समुद्री धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी, प्री के लिए। कैसे तैयार करेंगे थोड़ा समझिए। जो सबसे ज़्यादा लोगों को टफ लगता है वो ये है कि समुद्री धाराओं को याद करना
कि कौन सी समुद्री धारा किस महासागर में बहती है और कौन ठंडी है कौन गर्म है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, जब आप ये जानेंगे कि समुद्री धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, जब उत्पत्ति समझेंगे तो वहाँ से धीरे धीरे बेसिक समझते समझते आपको पता चलेगा कि अच्छा इसको ये नाम देते हैं, इसको ये नाम देते हैं, ऐसे ऐसे करके आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को याद कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 2-3 चीज़ों पर फोकस करिए। पहली बात यह कि समुद्री धाराएं किन कारणों से बनती हैं, उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात यह है कि किस जगह पे कौन सी समुद्री धारा जो है बहती है। तीसरी बात यह है कि किसे ठंडी और किसे गर्म धारा के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। और चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जहाँ पे 2 धाराएं मिलती हैं आपस में, एक ठंडी एक गर्म, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या होती हैं, उस पर एक इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। बस इतना जान लिए। इनका प्रभाव क्या होता है समुद्री धाराओं का, जैसे लवणता या तापमान के वितरण में इनका क्या प्रभाव है, तो थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे आपका काम हो जाएगा। मरुस्थलों के निर्माण में भी इनका योगदान होता है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद से देखिए लवणता। लवणता पे आपको बस इतना देखना है कि लवणता किसे कहते हैं और जो समुद्री जल की लवणता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए गए हैं। जैसे तो क्या हुआ है ना कि कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि लवणता में सबसे ज़्यादा मान लेते हैं कि पूछ लिया कि कैल्शियम पाया जाता है। अब आपको पता ही नहीं कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम है कि कोई और है, तो इस लिस्ट को आप ऊपर से 5 का बस याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी लवणता कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, झीलों में आप देखिए दुनिया में, ठीक है, समुद्रों में एक बार देख लें। विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादा है कि उष्णकटिबंध, ये शीतोष्णकटिबंध जोन में ज़्यादा है कि शीत में ज़्यादा है, थोड़ा सा ये देख लें। ठीक है, इस रूप में थोड़ा सा देख लेंगे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद से वायुमंडल के प्रमुख तथ्य आपको पता होने चाहिए, जैसे कि क्षोभ मंडल की क्या विशेषताएं है, समताप मंडल की क्या विशेषताएं हैं, आयन मंडल क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। बेसिक ये आपको पता ही है। और बस ओजोन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे इसी बहाने, तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद से जो है अक्षांश और देशांतर महत्वपूर्ण है। अब देखिए अक्षांश देशांतर कहने का अर्थ यह है कि पहले तो आप यही समझिए कि अक्षांश का महत्व क्या है, देशांतर का महत्व। ये रेखाएं खींच क्यों दी गई, ये धरती है ऐसे भी ठीक चल रहा था, ये कुछ काल्पनिक रेखाएं क्यों खींच दी गई ऐसे ऐसे, क्या मतलब है इनका। जब ये समझेंगे ना तब आपको समझ में आया कि आज आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उसमें इन 2 चीज़ों का, इन 2 शब्दों का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, यहाँ से आपको कहीं जाना हो या आप समय देख रहे हैं, जो इस बेसिक चीज़ें हैं उनमें कितना असर है इनका। आप जिस जलवायु में रहते हैं उसको समझने में इनका कितना बड़ा योगदान है, जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस स्थान पे हैं उसे समझने में, लोकेट करने में। नहीं तो ये गोला है, आप कहाँ हैं कोई ढूंढते रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने देख लिया इनका मतलब बेस क्या है, क्यों ये रेखाएं खींची गई हैं। इसके बाद से इन कुछ प्रमुख अक्षांश हैं और अक्षांश रेखाएं किन देशों से होकर गुजरती हैं, एक तथ्य आप याद रखेंगे, जैसे 3 कर्क, मकर और विषुवत रेखा। जिसके बाद से आर्कटिक वृत्त थोड़ा सा आप चाहें तो देख सकते हैं। देशांतर रेखाएं क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को आप देख सकते हैं, 180 डिग्री को देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जान लीजिए और आपका काम हो जाएगा। बाकी एक चीज़ ये है कि अक्षांश रेखाओं से कुछ कटिबंध बना दिए गए हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीत, ये विशेषताएं थोड़ा बहुत इसी बहाने आप थोड़ा सा जान लेंगे। गोलार्ध बन गए हैं इसी से, ये थोड़ा सा जान लेंगे। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इस रूप में भी जानेंगे तो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग की जान है ये। अगर आप मैप पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, भारत के जो पर्वत हैं प्रमुख, उनके क्रम यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप देख लीजिए कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो कुछ पहाड़ियाँ ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ 2 1 2 3 हैं। तो आप देखेंगे कि इन पहाड़ियों का क्रम ऊपर से नीचे या पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ऐसे करके देख लेंगे। जो मेन इंडिया है जैसे कि प्रायद्वीपीय खंड है उधर भी आप देख लेंगे। मेन इंडिया से मतलब भौगोलिक तौर पे जो ओरिजिनल भूमि थी भारत की वो प्रायद्वीपीय खंड था, उसके बाद से हिमालय की उत्पत्ति हुई, बाकी चीज़ें बनी, तो वो कहने का अर्थ है। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उधर देखिए, हिमालय की पहाड़ियों का क्रम देख लीजिए। एक बार थोड़ा सा बेसिक इसका रहेगा तो मैपिंग वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। बाकी जल संधियाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जल संधियाँ कौन, जैसे पाक जल संधि है, क्वेश्चन आया है इस पर, ठीक है, कोको जल संधि है,
और ढेर सारे, बहुत सारे, लगभग 20-25 जल संधियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो भारत सहित पूरी दुनिया में देखेंगे। पहले तो आप ये जानिए कि जल संधि क्या है। इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। डमरू मध्य का मतलब समझे, जैसे डमरू ऐसा होता है ना ऐसे, तो डमरू का मध्य है। इधर पानी, इधर पानी, ये स्थल है, ये स्थल है, यहाँ से थोड़ा सा लिंकेज बना हुआ है इस पानी से इस पानी में जाने का, ये जल संधि है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे कौन सी जल संधि कहाँ है, किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, बस इतना ही। मतलब फैक्चुअल है, लिस्ट है। प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलों में अब देखिए क्या है। ये उस तरह की बात नहीं है जैसे पीसीएस के लिए आप पढ़ते हैं, है थोड़ा सा वो भी, लेकिन मेन बात ये है कि गेहूँ, कपास, गन्ना, रबर, जिसकी बात अभी हमने की, इनकी एक एक करके विशेषताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी डिस्क्रिप्शन लिख देती है, एक पैराग्राफ लिख देती है और कहती है कि बताइए किस फसल के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इस रूप में जानिए, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं आपको गिनाऊं तो गन्ना है, कपास है, चाय है, काली मिर्च है, ऐसे रबड़ है। तो कुल मिला के 5, 6, 7 फसलें होंगी, उनको आप देख लेंगे। उसके बाद से आप ये देख लीजिए कि इन फसलों के उत्पादन में भारत की क्या हैसियत है पूरी दुनिया के लिहाज से, और जिसमें भारत पीछे है उसमें पहले नंबर पे कौन है, बस थोड़ा सा देख लेंगे। क्योंकि 2020 में, 20 में कि 19 में ऐसा क्वेश्चन आ गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि चावल के निर्यात में सबसे आगे कौन है। सोचिए, देखने में लगता है कि पीसीएस का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी एग्ज़ाम गया वो, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद भारत में प्रमुख दर्रे, लगभग 10-15 दर्रे हैं। जब मैं आपसे पूछूं पालघाट कहाँ है, भोरघाट कहाँ है, लिपुलेख कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है, तो बस थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। ख़ास तौर से हिमालयी दर्रों के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है और उसी बहाने कई दर्रे भी चर्चा में आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहाड़ी क्षेत्रों को पार करके दूसरी तरफ जाने के सबसे जो बेसिक, सबसे आसान मार्ग होता है वो दर्रे ही होते हैं, इनको पास बोलते ही हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देख लीजिए कि भारत में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, किस राज्य में हैं, किन किन जगहों को जोड़ते हैं, बस इतना। भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ, बस थोड़ा सा आप देख लेंगे कि कौन कौन सी, जैसे कि हिमालय में कुछ पर्वत चोटियाँ हैं जो भारत में है, कुछ कुछ नेपाल में है, और ऐसे ही आप पश्चिमी घाट में देखें कुछ चोटियाँ हैं, अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, ऐसे केटू, कामेत। तो कुछ चोटियों के लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बहुत सारे सैकड़ों चोटियों को नहीं देखना, जो प्रमुख हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको देख लीजिए। इसके वजह से पश्चिमी घाट के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से जानना पड़ेगा। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहली बात। पश्चिमी घाट की विशेषता क्या है, इसको चाहे तो आप इन्वायरमेंट से भी जोड़ के देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट में भी मैंने इसके बारे में बात की है थोड़ी सी। तो इसकी विशेषताएं, यहाँ पे कौन कौन से किस तरह के वन पाए जाते हैं, कैसी वर्षा होती है, ठीक है ना, और इसके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, इस रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर भूगोल के तहत बात करेंगे तो मेन बात ये है कि पश्चिमी घाट की भौगोलिक विशेषता क्या है, वहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की शैल कैसी है, पश्चिमी घाट ऊपर उठा हुआ क्यों है, इसका विस्तार कितने राज्यों में है, ठीक है ना। और पश्चिमी घाट के बहाने आप पश्चिमी तट को भी देख लें, दोनों में अंतर है। पश्चिमी घाट जो उठा हुआ भाग है, पश्चिमी तट जो जल की तरफ, समुद्र की तरफ मैदानी क्षेत्र है, पतली पट्टी है, तो उसको कहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है, मालाबार तट कहाँ कहते हैं, कोंकण तट कहाँ कहते हैं, इस तरह से आप देख लेंगे। और वही चीज़ आप पूर्वी घाट पे अप्लाई कर दीजिए, होगा कहीं यहाँ पे पूर्वी घाट, जो बातें मैंने बताई हैं पूर्वी घाट के बारे में भी लागू होती हैं, ठीक है। इसके बाद से प्रमुख चैनल, यहाँ चैनल से मतलब देखिए, वो जो जल संधि हम कह रहे थे ना, वहाँ भी कभी कभी चैनल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ अक्षांश हैं, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करके भारत में खास तौर से। तो यूपीएससी ने ऐसे भी पूछ लिया कि 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है, पूछा है यूपीएससी ने। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, बस इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये कहाँ पे है। बेसिकली अक्षांश ही है पानी में, पानी एक तो काल्पनिक रेखा है, ठीक है।
तो आपको ये देख लेना है कि 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों को अलग करती है, 8 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। तो बेसिक, या फिर इसका लोकेशन कहाँ है, किस जगह से होकर गुजरती है, थोड़ा सा इस तरह से। तो हो गया, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद से भारत के बारे में कुछ परिचय वाले तथ्य। अब परिचयात्मक तथ्य का मतलब ये है कि भारत दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से, अपनी स्थलाकृति के हिसाब से, आकार की बात कर रहा हूँ, किस पोजीशन पे है। भारत के जो पड़ोसी हैं, सीमाएं उनकी कैसी हैं, मतलब किसके साथ ज़्यादा सीमा लगी है, किसके साथ कम सीमा लगी है। इस तरह से कुछ बेसिक छोटे छोटे तथ्य हैं। जैसे विस्तार इसका उत्तर दक्षिण में ज़्यादा है कि पूर्व पश्चिम में ज़्यादा है। एक छोटा सा एक माइंड मैप आपके दिमाग में भारत के लोकेशन को लेकर के होना चाहिए, बस इतना। इसीलिए मैंने परिचयात्मक तथ्य लिखा हुआ है। और जो चैनल वगैरह की बात कर रहे थे वो भी इसी के तहत आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। भारत के पड़ोसी उसी बहाने कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व के प्रमुख देश और सीमाएं, सीमावर्ती क्षेत्र। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता है? मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट की और मध्य एशिया की। जैसे कि अगर मिडिल ईस्ट में देखें, गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह हैं, या फिर थोड़ा सऊदी अरब के उस साइड में जाएंगे, भूमध्य सागरीय तट की तरफ, उधर जो देश हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ जाइए, उधर जो देश हैं, इनकी सीमाएं, इनके सीमावर्ती क्षेत्र, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप चाहें तो एक झलक इधर पूरब की तरफ देख सकते हैं, थाईलैंड और जो म्यांमार हैं उधर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ये सीमावर्ती क्षेत्र, इनकी सीमाएं। बाकी पूरी दुनिया का नहीं देखना है। यहाँ विश्व लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि लगे पूरी दुनिया का नक्शा देखने, याद करने सीमा। स्थानीय हवाएं प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में भी स्थानीय हवाओं से क्वेश्चन आते हैं। चेरी ब्लाज्म, ये हवा का नाम है जी, थोड़ा सा भूल रहा है वो। जैसे लू आती है, ठीक है, काल बैसाखी है, इस तरह से। दुनिया में आप देखेंगे तो नॉर्वेस्टर, इस तरह की हवा, और जो है चिनूक है, कई सारी हवाएं हैं, अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ ठंडी हैं, उनका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे हवाएं बहती हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इससे पहले बस 5 मिनट लगा के व्यापारिक हवाओं को जान लेंगे, जो आप कह सकते हैं जिनको पार्थिव हवाएं भी कहते हैं, जो निरंतर बहती रहती हैं, पूरी धरती, पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती हैं। थोड़ा सा उनके बारे में जान लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये हो गया, बस इसमें इतना ही है। और बाकी अगले वीडियो में हम अगले विषय पर बात करेंगे। तो इसमें इतना रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।